कहानी की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहाँ कई नाइट्स एक लड़के को घेर कर खड़े होते हैं। पूरी जगह हेवी लड़ाई के निशान से भरी होती है और इसके बीच वो लड़का यानी हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट अपने घुटनों पर झुका हुआ होता है और मनी मन सोच रहा होता है, क्लैन के लिए जियो। ये वो बात है जो मेरे फादर हमेशा कहते थे। उनका मतलब ये था कि मुझे कभी अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए और मुझे बस अपने भाई के साथ एक शैडो की तरह रहना चाहिए। तभी उसकी तरफ कोई बढ़ते हुए कहता है कि आप प्राइसलेस नजारा है। एक नाइट अकेला ही कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल कमांडर से लड़ रहा है और फिर एक स्मग के साथ कहता है जैसे उस आदमी के भाई से एक्सपेक्ट किया था। काफी इंटरेस्टिंग सच में, सियान बर्ट। और फाइनली हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम रिवील होता है, सियान बर्ट। सियान, जिसकी हालत देखकर क्लियरली लग रहा होता है कि वो मरने के कगार पर है, उससे पूछता है, बोरिस तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा? और ये कहते हुए वो हवा में डार्क फॉग से एक डैगर मटेरियलाइज करता है और उसे टाइटली पकड़कर कहता है, क्या वो एम्परर था? इस पर बोरिस डिस्गस्टेड फेस के साथ कहता है, वो घिनौनी ब्लैक फॉग, तुम बिल्कुल र्यूमर जैसे ही निकले, तुम मिस्ट के एक असासिन हो। उसी वक्त सियान अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी पावर अनलिश करता है जिससे एक ब्लड रेड ब्लैक फॉग फैल जाती है। ये देख बोरिस कहता है, मिस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नाइट्स ऑफ लाइट के लिए फॉग की तरह है और मैं हायर अप्स को रिपोर्ट करूंगा कि मैंने एक इम्प्योर बीइंग को खत्म कर दिया जो हेथेन से एफिलिएटेड था। इस पर सियान सीधे जवाब देता है, हाँ जरूर कर लेना रिपोर्ट, अगर इसके बाद तुम्हारे पास बोलने के लिए मुंह बचा तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे तुमसे निपट लेने के बाद तुम्हारा एक भी दांत नहीं बचेगा। सियान की पावर की इंटेंसिटी को झेलते हुए बोरिस हल्का सा चकल करता है और कहता है, अगर तुम अपनी सीक्रेट पावर यूज करने वाले हो तो अभी गिव अप कर दो। यहाँ 9th स्टार मैजिक बैरियर कास्ट है। वहीं सियान मनी मन सोच रहा होता है, मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई के साथ मिलकर इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड यानी मेन कल्प्रिट को सबके सामने लाना होगा। फिर गुस्से में बोल पड़ता है, बैरियर, मैं इसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। तभी एक आवाज आती है, बस सियान अब काफी है। एक गोल्डन आर्मर पहना हुआ बंदा वहां आता है। बोरिस तुरंत रेस्पेक्ट के साथ झुककर उसे ग्रीट करता है। वहीं सियान उस आदमी को देखकर शॉक और कंफ्यूजन में जम सा जाता है और उसके दिमाग में वही लाइंस फिर से गूंजने लगती है, क्लैन के लिए जियो, ये मेरे फादर हमेशा कहते थे। तुम्हारा भाई एशल ही असल में क्लैन का एक्सटेंशन है। एशल वर्ड की सक्सेस ही सियान वर्ड की सक्सेस है। और तब रिवील होता है कि ये गोल्डन आर्मर पहना हुआ बंदा असल में एशल वर्ड है। सियान की आंखों में रियलाइजेशन चमकता है और वो हैरान होकर मनी मन कहता है, तो इस सब के पीछे जो असली कल्प्रिट था क्या वो एशल था? ये रियलाइज होते ही वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और एशल अपनी सोड के साथ उसके करीब आकर कहता है, लगता है तुम कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। सियान, जो अपने ही भाई के बिट्रेयल को समझ नहीं पा रहा होता, शॉक और डिसबिलीफ के साथ पूछता है, ये इसका मतलब क्या है? इस पर एशल बिना किसी इमोशन के कहता है, सियान, तुमने अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाई है, क्लैन के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए भी, इसलिए मैं बस तुम्हारे कंधों से ये बोझ उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। सियान, जो अंदर से टूट चुका होता है, धीरे से पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? इस पर एशल कहता है, गलत? वो ओमनियस फॉग, तुम एक मर्डरर से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब तो मैं तुम्हें इंसान भी नहीं कह सकता। और फिर वो एक तेज आवाज में कहता है, तुमने हमें काफी टाइम तक बेवकूफ बनाया है। क्या तुम सच में कह सकते हो कि तुम्हें अपने गुनाहों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है? उसके ऐसे बेतुके एलिगेशंस को सुनकर सियान अंदर से हिल जाता है और मनी मन सोचता है, मर्डरर, मेरे गुनाह? ये आखिर किस तरह की बकवास कर रहा है? और फिर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए मनी मन कहता है, एम्पायर की सक्सेशन फाइट, डीमन किंग की आर्मी का रेड और पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने वाली वॉर, मैंने ये सब हासिल करने में तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम्हें सर्व करना ही मेरी जिंदगी थी और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैंने 20 साल तक तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह काम किया। हर याद के साथ उसका रेज बढ़ते जाता है और उसकी ब्लड रेड ब्लैक फॉग और ज्यादा इंटेंस होती जाती है। वो मुश्किल से खड़ा होता है, उसकी बॉडी से हेवी अमाउंट में ब्लड निकल रहा होता है और फिर वो मनी मन कहता है, चाहे मेरी पूरी बॉडी टूट क्यों ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और इसके साथ ही वो अपनी ब्लैक फॉग
फॉग को कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अनलिश करता है और ये देखकर बोरिस के नाइट्स शॉक और ऑ में बोल पड़ते हैं। इसके पास अभी भी इतना माना बचा है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। और वही सियान का चेहरा एक ब्लैक फॉग से बनी मास्क से कवर हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी के अराउंड वही फॉग वायलेंटली सर्च कर रही होती है। वो एसल से कोल्डली कहता है, कितनी सिली बात है, एक हीरो अपने ही छोटे भाई को मारने चला है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर लग रहा है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये सुनते ही एसल का चेहरा गुस्से और नफरत से बिगड़ जाता है और अगले ही पल सियान बिना टाइम वेस्ट किए उस पर लाइटनिंग स्पीड से चार्ज करता है। वो एसल के चारों तरफ से रैपिड अटैक्स लॉन्च करता हुआ मनी मन सोच रहा होता है, बस एक बार, सिर्फ एक ही बार काफी है। अगर मैं उसके वीक पॉइंट पर स्ट्राइक कर दूं जिससे वो रीजेनरेट ना कर पाए। तुरंत ही सियान उसके ब्लाइंड स्पॉट से फाइनल स्ट्राइक करने ही वाला होता है कि उस क्रिटिकल मोमेंट पर उन दोनों के बीच एक बैरियर क्रिएट हो जाती है। सियान एकदम से सरप्राइज हो जाता है पर तुरंत ही नोटिस करता है कि ये बोरिस का काम है। वो गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है, डैम इट बोरिस। पर इससे पहले कि सियान संभल पाता, एक गोल्डन लाइटनिंग बीम सीधे उसकी बॉडी को पियर्स कर देती है। उसके हाथ से उसका डिवाइन वीपन मिस्ट डैगर छूट जाता है। अगले ही सेकंड एशल की डिवाइन सोर्ड सियान के आर पार हो चुकी होती है। एशल कोल्ड नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ देना चाहता था क्योंकि तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम क्या हो, एक डीमन। अच्छा हुआ मैंने तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। ये वर्ड्स सियान को अंदर से कंप्लीटली तोड़ देते हैं और तभी एशल एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और इसके साथ ही उसकी सोर्ड सियान की बॉडी से बाहर निकल जाती है और फिर सियान को तड़पते हुए छोड़कर एशल पीछे मुड़कर बोरिस से कहता है, चलो चलते हैं। बोरिस झुककर रेस्पेक्ट के साथ कहता है, यस सर। वही सियान बुरी तरह जख्मी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। अपने आखिरी पलों में वो मनी मन बोलता है, डैम इट, क्या यही मेरा एंड है? कितनी बेकार जिंदगी जी मैंने, स्टूपिड। तभी एशल पीछे एक साइड ग्लैंस से देखता है और जो वो देखता है उससे वो स्टन्ड रह जाता है। सियान जो अभी डेथ के बिल्कुल करीब है फिर भी पूरी स्पीड से उसकी तरफ चार्ज कर रहा होता है। अपनी बची कुची सारी ताकत जोड़कर सियान अपना फाइनल स्ट्राइक लॉन्च करता है। उसका डिवाइन मिस डैगर सीधा एशल की गर्दन काटने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही सेकंड एशल अपनी डिवाइन वेपन की पावर अनलिश करता है और सियान को दूर उड़ा देता है और इसी के साथ सियान की मौत हो जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली अंधेरे के बीच सियान को एक आवाज सुनाई देती है, यंग मास्टर सियान। सियान झटके से उठ बैठता है। वो अपनी गर्दन को छूते हुए तेज तेज सांसें ले रहा होता है। तभी उसकी मेड की थोड़ी कंप्लेन भरी आवाज आती है, आप और कितनी देर तक सोने वाले हो? खुद को संभालिए, आपको रेडी होना है यंग मास्टर। सियान हैरानी से सामने देखता है, एमिली तुम यहाँ कैसे? उसका ये सवाल सुनकर मेड थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है। वही सियान उसे हैरानी से देखते हुए सोच रहा होता है? मुझे इसे देखे लगभग 20 साल हो गए, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे मुझे याद है। तब सियान अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करता है और मनी मन सोचता है, ये जगह, ये तो मेरे बचपन वाला रूम है। सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल सेम, फर्नीचर के अरेंजमेंट्स तक। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है, वेट, क्या मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ? और ये रियलाइज कर वह हैरानी से अपने फेस पर हाथ फेरने लगता है। तभी एमिली थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, यंग मास्टर सियान, आप ट्रेनिंग से बचने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? जल्दी डिसाइड कीजिए और चलिए। ये सुन सियान और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? तभी सीन कट होता है। सियान ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ आते हुए पूरे स्टेट को देखते हुए सोचता है, वर्ट क्लैन डची, मुझे पक्का यकीन है मैं वापस पास्ट में आ गया हूँ, डची में। फिर वो खुद से ही डाउट करता है, क्या ये वही मोमेंट है जब मरने से पहले पूरी जिंदगी आंखों के सामने फ्लैश होती है? और तुरंत याद करता है, मुझे याद है 27 साल पहले, फाउंडेशन ईयर 985, 1 मार्च, ये एकेडमी ज्वाइन करने से 1 साल पहले की बात है। हर साल डची एक डुअल ट्रेनिंग सेशन होल्ड करता है और मेरे फादर ड्यूक बर्ट जो इस डची के ओनर है वो खुद इस इवेंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये काफी बड़ा इवेंट होता है। फिर उसकी नजर अपने ओपोनेंट पर पड़ती है। मेरा ओपोनेंट क्रांस बर्ट मेरे ही एज का मेरा हाफ ब्रदर है। उसकी मदर मार्गरेट एडजेथ ड्यूक की लीगल वाइफ है, इसलिए हम दोनों के यंगेस्ट होने के बावजूद भी उसे हमेशा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली। और फिर सियान
के थॉट्स थोड़े हेवी हो जाते हैं। मैं एक बास्टर्ड सन था और इस डुअल में सबके सामने इंसल्ट होने के बाद मैं सबके लिए एक लाफिंग स्टॉक बन गया था। और इसी डुअल के बाद मेरे फादर ने भी मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया था। साफ है सियान जो अपनी करेंट जिंदगी से 27 साल आगे तक जी चुका था, अब दोबारा अपने ही पास्ट सेल्फ में रीइंकार्नेट हुआ है और इस बार वो अपने बेइज्जती भरे अतीत को बदल कर रहेगा। तभी एमिली उसके पास झुककर धीरे से कहती है, अब सीधा सरेंडर क्यों नहीं कर देते? सियान बिना रिएक्ट किए कैजुअली अपनी सोड अनसित करते हुए कहता है, सब ठीक है, मुझे बस जीतना है। लेकिन मनी मन सोच रहा होता है, अब तो एक मेड भी मुझे नीचा देख रही है। और तभी सियान अचानक कुछ रियलाइज करता है और थोड़ा चौंक जाता है। अपनी रेपियर का वेट फील करते हुए शॉक में सोचता है, ये सिर्फ एक रेपियर है, फिर भी इतनी हेवी क्यों लग रही है? मेरी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे इस एज में थी। उसकी आंखें हल्की सी फैल जाती है। ये सेंसेशन, ये डेफिनेटली कोई ड्रीम नहीं है और ना ही मेरी लाइफ फ्लैश हो रही है। मैंने कभी ऐसी कोई मैजिक स्पेल के बारे में भी नहीं सुना जो इतनी रियल इल्यूजन क्रिएट कर सके। फिर कंक्लूड करता है, क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? ड्यूअल के लिए सियान और क्रैंस आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी क्रैंस एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है, तुम भागकर नहीं गए हैं? इस पर सियान अपने फादर ड्यूक बर्ट की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर ऐसा है तो शायद मैं फ्यूचर बदल सकता हूँ। तभी ड्यूक हाथ उठाकर अनाउंस करते हैं, शुरू करो। बस फिर क्या था, क्रैंस बिना डिले किए सियान पर फुल स्पीड में चार्ज करता हुआ कहता है, कहाँ देख रहे हो इडियट? वो एक वाइड मॉकिंग स्माइल के साथ अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन सियान बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए सोचता है, व्हाट, ये स्नेल है क्या? और बस एक सिंपल सा साइड स्टेप करता है और अटैक पूरी तरह मिस हो जाता है। क्रैंस शॉक में जम जाता है क्योंकि उसके लिए तो वो फुल स्पीड में अटैक था, वो भी तब जब सियान का ध्यान कहीं और था। पर बेचारा क्या जाने, सियान की रिएक्शन स्पीड इतनी तेज है कि उसकी स्पीड किसी स्नेल से वो कंपेयर कर रहा है। तब क्रैंस दांत पीसकर गुस्से में बोलता है, क्या कावर्ड की तरह डॉज कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल सियान बिल्कुल कैजुअली अपने रेपियर के एक सिंपल मूव से क्रैंस को डिसआर्म कर देता है और उसकी सोड हवा में उछलती हुई दूर जा गिरती है। इसके तुरंत बाद सियान स्टाइल से उसके पैर पर किक मारता है। क्रैंस के मुंह से चीख निकल पड़ती है। एक अनबेरेबल पेन के साथ वो सीधा जमीन पर गिर पड़ता है, अपना पैर पकड़कर तड़पता हुआ। यह देख उसकी मदर पैनिक में चीख पड़ती है, क्रैंस! और वही एरिना में खड़ा सियान उसे कोल्ड डेडली लुक के साथ देखते हुए सोचता है, अगर मैं अभी अपनी सोड उसकी गर्दन पे रख दूं तो ये डुएल यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी नहीं है। इस एज में क्रैंस मुझे हमेशा बुली करता था अपने एंटरटेनमेंट के लिए और ये बुलिंग एकेडमी तक चली थी, इसलिए मुझे इसे ऐसे तोड़ना होगा कि ये दोबारा कभी मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे। इस लाइफ में मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, सिर्फ अपने लिए। और इतना सोच वो अपना पैर पीछे खींचता है किक मारने के लिए। क्रैंस के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है और फिर दे लात। सियान लिटरली उसकी लातों से अच्छी धुलाई करता है। कुछ ही समय में क्रैंस की बुरी हालत हो जाती है। वो जमीन पर बेहाल पड़ा होता है। इतनी ज्यादा किक्स पड़ती है कि वो जमीन पर ही बेहोश हो जाता है। मुंह से झाग तक निकल रही होती है। इस डुएल का रिजल्ट सिंपल था, क्रैंस हार गया। सियान मनी मन सोचता है, ड्यूक ने खुद मुझे बुलाया और उसके लिए अपना शेड्यूल तक फ्री किया। क्या मेरी विक्ट्री इतनी इम्प्रेसिव थी? ये सब सोचते हुए वो एक नाइट के साथ ड्यूक से मिलने जा रहा होता है। आगे बढ़ते हुए सियान उस नाइट की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है, मुझे स्कॉट करने के लिए एक हाई क्लास नाइट भी भेजा गया है, यूल्केन, जो डायरेक्टली ड्यूक से एफिलिएटेड है। तभी सामने से क्रैंस की मदर अपनी पर्सनल मेड के साथ आते हुए दिखती है। उसे देखते ही सियान के दिमाग में एक ख्याल आता है, लगता है अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी। चेहरा देखकर तो लग रहा है कि जैसे किसी ने इसे अच्छी तरह से जलील कर दिया हो। उसके फेस पर एक हल्का सा मॉकिंग स्माइल आ जाता है। वो कैजुअली बोलता है, मैडम क्रैंस ठीक तो है ना? ये सुनते ही क्रैंस की मदर का चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है। वो गुस्से में कहती है, अपने ही भाई को इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सवाल पूछने की? कितने बेशरम हो तुम। लेकिन सियान ना तो आर्ग्यू करता है और ना ही माफी मांगता है। वो बस कैजुअली नाइट के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, ड्यूअल्स ऐसे ही होते हैं, फिर मिलते हैं। ये देख
क्रैंस की मदर और उसकी मेड दोनों शॉक रह जाती है, जैसे उन्हें सियान के इस काम एटीट्यूड की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी क्रैंस की मदर का चेहरा और भी ज्यादा अगली हो जाता है और वो जहर उगलते हुए बोलती है, इसलिए बास्टर्ड्स को कभी लेजिटिमेट बच्चों जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। फिर और भी ज्यादा नीचे गिरते हुए कहती है, जैसी माँ वैसा बेटा, सब उस गंदी औरत की वजह से है। वो एक डर्टी होर थी। तुम्हें तो सड़कों पर भीख मांगनी चाहिए थी और तुम लड़ने की हिम्मत करते हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ रहने दिया गया। ये सुनते ही सियान वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें एकदम मर्डरस इंटेंट से भर जाती है और वो सीधे क्रैंस की मदर की तरफ घूर कर देखता है। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक ख्याल उभरता है, इस औरत ने तो हद पार कर दी, क्या मुझे इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए? उस पल सियान के अंदर किलिंग इंटेंट उभर आता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो उस ख्याल को दबा देता है, नहीं। और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, इस औरत को तरपाना कैसे है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसकी आंखों में ठंडी क्रूएलिटी चमक उठती है। मैं इसे टॉर्चर करूंगा, धीरे धीरे, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। इतना सोच वो कैजुअली क्रैंस की मदर से कहता है, आपको पता है ना, मैं भी क्रैंस के साथ एकेडमी जाने वाला हूँ। क्रैंस की मदर इरिटेटेड टोन में बोलती है, तो कहना क्या चाहते हो? सियान एक कोल्ड स्माइल के साथ जवाब देता है, मुझे यकीन है आप चाहती होंगी कि आपका बेटा अपने सारे लिम्स के साथ ग्रेजुएट करे, राइट? फिर हल्का सा मॉक करते हुए कहता है, या फिर आपको उसकी इतनी भी फिक्र नहीं है, डचेस? ये सुनते ही क्रैंस की मदर का गुस्सा फट पड़ता है। वो हाथ उठाते हुए चीखती है, तुम एक घटिया कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उसका थप्पड़ सियान तक पहुंचने से पहले ही नाइट यूल्केन अपना हाथ बीच में रखकर उसे रोक देता है। वो काम लेकिन फर्म टोन में कहता है, मैं माफी चाहता हूँ डचेस, ड्यूक ने इन्हें अर्जेंटली बुलाया है, इसलिए हम और डिले नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं। क्रैंस की मदर दांत पीसकर रह जाती है। यूल्केन की आंखों में जो अथॉरिटी थी उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाती। और वहीं सियान ये सब देखकर हल्की सी चकल करता है। वो मन ही मन सोचता है, ड्यूक के ऑर्डर्स यहाँ एब्सोल्यूट माने जाते हैं और इस वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है वो गार्ड नाइट जिसे डायरेक्टली ड्यूक ने कमांड दी है। एक ऐसा नाइट जो ड्यूक की वाइफ के सामने भी नहीं झुकता। सच में कितना रिलायबल है। कुछ देर बाद यूल्केन सियान को एस्कॉर्ट करते हुए ड्यूक के ऑफिस तक ले आता है। अंदर से परमिशन मिलते ही सियान रूम में एंटर करता है और रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। हाउस वर्ड के यंगेस्ट चाइल्ड सियान की तरफ से ग्रीटिंग्स फादर। लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स कुछ और ही चल रहे होते हैं। लगभग 15 साल हो गए हम दोनों को ऐसे फेस टू फेस मिले हुए। उसकी नजर सामने बैठे आदमी पर टिक जाती है, ड्यूक विलियस वर्ट, वेलियास के वेस्टर्न फ्यूड के फ्यूडल लॉर्ड, यूसिफ एम्पायर का एक महान हीरो। लेकिन दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है, गार्जियन ऑफ द कॉन्टिनेंट। एक ऐसा हीरो जिसने अपनी इमेंस मैजिक पावर और विजडम के दम पर डीमंस के इन्वेजन को सालों तक रोके रखा। एक ऐसा आदमी जिसने बिना किसी मजबूरी के अपनी पूरी जिंदगी कॉन्टिनेंट की शांति के लिए लड़ते हुए बिता दी और आखिर तक डीमन किंग की आर्मी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि पूरे कॉन्टिनेंट में शांति बने रहे। लेकिन मेरी मेमोरीज में यह आदमी कुछ और है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ बस दूसरों के सर्विस में झोंक दी और फिर अंदर ही अंदर ठंडे लहजे में कंक्लूड करता है, एक बेवकूफ आदमी। तभी ड्यूक सियान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारी आंखों ने क्रैंस की सोर्ड मूवमेंट को परफेक्टली फॉलो किया और तुमने उस अटैक को भी डॉज कर लिया। ये सुन सियान थोड़ा शॉक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूक इतनी छोटी डिटेल भी नोटिस कर लेंगे। ड्यूक आगे कहते हैं, जैसे ही क्रैंस तुम्हारी तरफ दौड़ा तुमने सीधे उसकी स्विंगिंग सोर्ड की ट्रेजेक्टरी को देखा और अपनी बॉडी ट्विस्ट करके उस अटैक को डॉज कर लिया। फिर एक शार्प गेज के साथ पूछते हैं, तुमने सोर्ट्समैनशिप कब सीखी? सियान मनी मन सोचता है, एज ऑलवेज यह आदमी बहुत शार्प है। फिर कामली जवाब देता है, सीखी नहीं, बस हर रात खुद प्रैक्टिस करता था। ड्यूक तुरंत पूछते हैं, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तुम्हें कभी सोर्ट्समैनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर तुमने इतनी इंप्रेसिव स्किल्स छुपा कर क्यों रखी? सियान एक शर्माते हुए इनोसेंट बच्चे की एक्टिंग करता है, मैं बस ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता था। तब ड्यूक कहते हैं, फिर भी तुमने क्रैंस को हराने में बिल्कुल भी रहम नहीं किया। लेकिन
लेकिन उसके बाद जो तुमने किया क्या वो अननेसेसरी नहीं था? ये सुनते ही सियान के अंदर टेंशन बढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचता है इस सवाल के पीछे कुछ और इंटेंशन है। क्या ये मेरी असली कैपेबिलिटीज और पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर वो कामली जवाब देता है, मैं खुद को प्रूव करना चाहता था। ड्यूक आईब्रो रेज करते हैं। प्रूफ? क्या प्रूफ करना चाहते थे तुम? सियान सीधा जवाब देता है, यही कि मैं क्रैन से बेटर हूँ। फिर बिना हेजिटेशन के आगे कहता है, चाहे हम दोनों के रगों में सेम ब्लड ही क्यों ना बहता हो, और मेरी नजर में इस डुएल का मतलब भी वही था। ये जवाब सुनते ही ड्यूक जोर से हंस पड़ते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ही क्लियर और कंसाइज आंसर, और तुम्हारी समझदारी भी साफ दिख रही है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। एक दिन तुम जरूर एशल के लिए एक ग्रेट और रिलायबल सपोर्ट बनोगे। और बस यही लाइन सियान को अंदर तक हिला देती है। उसकी आंखें शौक से फैल जाती है। व्हाट? अंदर ही अंदर उसका एक्सप्रेशन ठंडा पड़ जाता है। मैं एशल का हेल्पर क्यों बनूंगा? सब कुछ पहले जैसा ही है। यह आदमी अब भी एशल के ऑब्सेशन में अंधा है। उसकी मुट्ठी धीरे से कस जाती है। तब ड्यूक सियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ कोई ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस डुएल के लिए रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। फिर सीधा पूछते हैं, तुम्हें जो चाहिए मांग सकते हो। ये सुनते ही सियान के अंदर पुरानी यादें और गुस्सा उभरने लगता है। वो मन ही मन कोल्डली सोचता है, फिर मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, वो सब कुछ जो एशल ने इतनी शिद्दत से बनाने की कोशिश की थी। फिर वो ड्यूक की तरफ देखकर कहता है, मुझे जो चाहिए, और उसके आगे की बात रिवील होने से पहले ही सीन कट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सियान के रूम में। एमिली शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सियान से पूछती है, क्या आपने कहा कि आप बैटल फ्रंट ज्वाइन करना चाहते हो? सियान कैजुअली जवाब देता है, हाँ तुमने सही सुना, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये सुनते ही एमिली का शॉक सीधा फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोल पड़ती है, ये सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या आप सच में पागल हो गए हो? आपको जरा भी अंदाजा है कि वो जगह कैसी है? फिर डिमोनिक बीस्ट्स को इमेजिन करते हुए घबराहट में बोलती है, वहाँ हर जगह टेरिफाइंग डिमोनिक बीस्ट से भरे पड़े हैं। लेकिन सियान शांत रहता है। वो मनी मन सोचता है, वेलियास, यूसिफ एम्पायर का वेस्टर्न फ्यूड, पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ इसी जगह को बैटल फ्रंट कहा जाता है, और उन सब में भी लेमिया वैली वही जगह है जो असली फ्रंट लाइन है। एक ऐसा भयंकर बैटलफील्ड जहाँ सदियों से डीमंस के साथ बैटल्स चलती आ रही है। इसी वजह से मेरे फादर ने, जो शुरू से इसके खिलाफ थे, मुझे एक कंडीशन दी। 1 महीने के अंदर मुझे खुद को वर्दी प्रूव करना होगा, तभी मुझे लेमिया वैली जाने की परमिशन मिलेगी। फिर हल्की सी फ्रस्ट्रेशन के साथ सोचता है, अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरी वर्थ किस बेसिस पर जज करेंगे। अभी के लिए दिए गए इस लिमिटेड टाइम में मुझे बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी हो सके उतनी बढ़ानी होगी। अभी भी मैं अपने पीयर से वीकर हूँ। लेकिन फिर उसके होठों पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। एटलीस्ट मेरे पास रिग्रेशन से पहले वाला कॉम्बैट सेंस तो है, और ये हल्की सी मैजिक पावर भी जो अभी अंदर महसूस हो रही है। अगर मैं इस बॉडी को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रॉपर्ली ट्रेन करूँ तो डेफिनेटली इसका अच्छा यूज कर सकता हूँ। फिर क्वाइटली डिसाइड करता है, ग्रेट, आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ कोई उसके रूम का डोर किक मारकर ओपन करता है और उसका नाम चिल्लाता है, सियान। सियान उसे देखते ही घबराकर हकलाते हुए बोल पड़ता है, एलिस। ये सियान की बड़ी सिस्टर एलिस वर्ट होती है, और अगले सेकेंड एलिस सीधा आकर सियान को कॉलर से पकड़ लेती है। एमिली ऑकवर्डली बोलती है, आप कैसी हैं मिस एलिस? उधर सियान बिना रेसिस्ट किए हुए चिल्लाता है, क्या आप पागल हो गई हैं? लेकिन एलिस इस वक्त बड़े ही गुस्से में होती है। वो सियान को कॉलर से पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए पूछती है, मैंने सुना तुमने फादर से बैटल फ्रंट भेजने को कहा है। सियान मुश्किल से बोल पाता है, एलिस पहले मुझे छोड़ो। एलिस आखिरकार उसे छोड़ देती है। सियान सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। फिर एलिस टॉन्ट मारती है, लगता है क्रैंस को हराकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी आंखें शार्प हो जाती है, ये नहीं चलेगा। फिर ऑलमोस्ट ऑर्डर देते हुए बोलती है, मेरे साथ रूफटॉप पर चलो। तभी सीन कट होता है रूफटॉप पर। रात का वक्त होता है, ठंडी हवा चल रही होती है। रूफटॉप पर एलिस और सियान दोनों अपनी अपनी सोर्ड्स के साथ खड़े होते हैं। एलिस कामली कहती है, जैसे ही हम सोर्ड्स ड्रॉ करेंगे ड्यूएल स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम 3 मिनट्स तक मेरे अटैक से इंड्योर कर गए तो मैं तुम्हें बैटल फ्रंट जाने दूंगी। सियान थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है, एलिस क्या तुम्हें सच में इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी है? लेकिन एलिस बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होती। वो कोल्ड टोन में कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम फैमिली टाइटल के पीछे हो?
ये सुनते ही सियान हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है तो इसलिए ये सब कर रही है, मुझे तो उस टाइटल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सियान कुछ नहीं बोलता। उसकी खामोशी देख एलिस धीरे से अपनी सोड अनसीट करती है और कोल्ड गेज के साथ कहती है तो मतलब तुम वाकई हो। फिर सीधे बोलती है अपनी सोड निकालो। एलिस की स्टबर्डनेस देख सियान एक साई के साथ मनी मन सोचता है मैं थक गया हूँ, सीरियसली ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग है। क्रैंस के साथ तो डुएल हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ, पूरा दिन पहले ही केओस से भरा पड़ा था। इतना सोच सियान भी धीरे से अपनी सोड अनसीट कर लेता है। लेकिन अगले ही सेकेंड सियान प्रॉपर्ली रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि एलिस लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ चार्ज करती है। ये देख सियान की लिटरली हालत खराब हो जाती है। फिर भी लास्ट मोमेंट पर वो समहाउ अपनी रैपियर उठाकर एलिस के टेरिफाइंग स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखकर एलिस खुद एक पल के लिए शॉक में जम जाती है। वो मनी मन हैरानी से सोचती है नो वे, इसने मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया। ये अभी सिर्फ 10 साल का है, राइट? उधर सियान जिसने मुश्किल से वो स्ट्राइक हैंडल की थी अंदर ही अंदर पैनिक में चिल्ला रहा होता है क्या तुम सीरियसली अपने उस भाई के अगेंस्ट फुल पावर यूज कर रही हो जो तुमसे 7 साल छोटा है? अटैक के इम्पैक्ट से एलिस हल्का सा पीछे स्लाइड करती है। उसके माइंड में अब भी डिसबिलीफ चल रही होती है। रेपियर की ब्लेड तो काफी लाइट होती है, फिर भी इसने मेरी लॉन्ग सोर्ड का स्ट्राइक परफेक्टली पैरी कर दिया। फिर सस्पिशियसली सोचती है क्या ये बस एक लकी कोइंसिडेंस था? उसके होठों पर एक इरिटेटेड स्माइल आ जाती है। वो सियान को देखकर कहती है मुझे तो लगा था तुम वीक हो, लेकिन तुम्हारी इंट्यूशन तो एक्सपेक्टेड से बेटर निकली माय डियर सियान। It was at this moment he knew he fucked up. एलिस के चेहरे पर वो डेंजरस स्माइल देखते ही सियान की फिर से फट जाती है। वो अंदर ही अंदर ऑलमोस्ट रो पड़ता है। मैं तो गया काम से, और बाहर से हल्का सा घबराया हुआ बोलता है एलिस। लेकिन एलिस उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही सेकेंड वो एक के बाद एक रैपिड स्ट्राइक्स लॉन्च करने लगती है। सियान किसी तरह उन अटैक्स को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन क्लियरली स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर एलिस अचानक एक हाई जंप करती है और डायरेक्टली सियान पर एक पावरफुल डाउनवर्ड स्लैश करती है। सियान बड़ी मुश्किल से अपनी रैपियर से उस अटैक को रोकता है। इम्पैक्ट इतना हेवी होता है कि उसका पैर तक हिल जाता है, लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर सियान इंस्टेंटली एक स्मूथ काउंटर मूव करता है। उसकी रैपियर सीधे एलिस की गर्दन की तरफ थ्रस्ट करती है। ये देख एलिस की आंखें शॉक से फैल जाती है, लेकिन लास्ट सेकेंड पर एलिस रिफ्लेक्सिवली अपनी सोर्ड से एक पावरफुल स्ट्राइक करती है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि दोनों के बीच फोर्सफुली डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। एलिस पीछे की तरफ स्लाइड कर जाती है, जबकि सियान हवा में उछलकर रूफटॉप के एज वॉल पर लैंड कर जाता है। वो एज वॉल पर बैलेंस बनाए हुए हाफ रहा होता है। अंदर ही अंदर दांत भींचकर सोचता है डैम इट, ये बहुत बुरा हो सकता था। अगर मैंने लास्ट मोमेंट पर सोर्ड का एंगल ट्विस्ट नहीं किया होता तो मैं एलिस को सच में मार देता। मिस्ड सोर्ड्समैनशिप की स्किल थिक फॉग, इस स्टाइल के ऑलमोस्ट सारे स्किल से इंस्टेंट किलिंग से भरी हुई है, और मेरी करंट स्ट्रेंथ इतनी कम है कि बिना किल किए फाइट करना और भी मुश्किल हो रहा है। 3 मिनट खत्म होने में और कितना टाइम बचा है? उस इम्पैक्ट की वजह से उसका हाथ विजिबली कांप रहा होता है और वो मनी मन आगे कहता है मैं माना से सोर्ड रीइंफोर्स करके अपनी वीक स्ट्रेंथ कंपनसेट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ऑलमोस्ट अपने लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। उधर एलिस भी हाँफ रही होती है, लेकिन अचानक फ्रस्ट्रेशन में उसकी आंखें शार्प हो जाती है। वो धीरे से चैंट करती है अर्थ विंड मेरे पास आओ और मेरी सोर्ड बन जाओ। ये सुनते ही सियान की लिटरली हालत खराब हो जाती है। वो शॉक में सोचता है 6th स्टार मैजिक। अगले ही पल एलिस अपनी मैजिक इन्वोक करती है एक्वा ब्लेड। उसकी सोर्ड ब्राइट ब्लू लाइट से चमक उठती है, माना कि टेरिफाइंग वेव्स हवा में स्प्रेड होने लगती है। एलिस फाइटिंग स्टैंड से ले लेती है और ये देखकर सियान ऑलमोस्ट रो पड़ता है। क्या ये मुझे सच में मारने वाली है? मुझे लगा था ये सिर्फ एक टेस्ट था। इस वक्त एलिस का एक्सप्रेशन किसी ऑब्सेस्ड मैनियाक जैसा लग रहा होता है। वो बरबरा रही होती है मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। उसकी आंखों का वो डेंजरस लुक देख सियान तुरंत समझ जाता है अब सब खत्म हो गया। उसकी आंखों को देखकर ही समझ आ रहा है अगर मैंने इस अटैक को ब्लॉक भी कर लिया तो भी मैं कैसल से नीचे गिर जाऊंगा। उसकी आंखें सडनली डिटरमाइंड हो जाती है, मुझे बस ट्रस्ट करना होगा कि ये काम करेगा। और इतना सोचते ही सियान सीधे एलिस की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर एलिस अपनी एक्वा ब्लेड को चार्ज कर रही होती है। सियान पूरी स्पीड से उसकी तरफ भागते हुए मनी मन डेस्परेटली सोच
सोच रहा होता है, प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ यूल्केन। और जैसे ही एलिस अपनी टेरिफाइंग 6th स्टार मैजिक से सियान को स्ट्राइक करने ही वाली होती है कि नाइट यूल्केन इंस्टेंटेनियसली उनके बीच अपीयर होता है और कहता है स्टॉप। एक हाथ से वो सियान को पकड़कर हवा में उठा लेता है और दूसरे हाथ में अपनी सोर्ड से एलिस का अटैक ब्लॉक कर देता है। दोनों सोर्ड्स के क्लैश से एक वायलेंट माना एक्सप्लोजन होता है, शॉक वेव पूरे रूफटॉप में स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद यूल्केन स्टर्न गेज के साथ कहता है, मिस एलिस आप अपने से काफी छोटे ओपोनेंट के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही है। उधर सियान अब भी यूल्केन के हाथ में लटका हुआ रिलीफ की सांसें ले रहा होता है और वो मनी मन सोचता है, मैं सोच ही रहा था ये कब एंट्री मारेगा। तभी एलिस को अचानक रियलाइजेशन होता है कि वो अभी क्या करने वाली थी। उसकी आंखें कांप उठती है और अगले सेकंड वो तुरंत सियान को गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, सॉरी सियान, शायद एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसकी आवाज गिल्ट से भरी होती है, मैं बस तुम्हें बैटलफील्ड जाने से रोकना चाहती थी और उसी बात में इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैं। सियान उसे टाइटली हग करते हुए मनी मन सोचता है, ये अब बिल्कुल उसी जैसी है, वो हर चीज को बहुत सीरियसली लेती है। मेरी सिस्टर उन इलाइट्स में भी इलाइट थी, रॉयल एकेडमी में जहाँ पूरे एम्पायर के जीनियसेस इकट्ठा होते थे। उसने हर सब्जेक्ट में एस रैंक अचीव किया था, चाहे स्पोर्ट्समैनशिप हो, मैजिक हो या एकेडमिक्स। और सिर्फ टैलेंट ही नहीं, उसकी ब्यूटी भी इतनी अनरियल थी कि लोग उसे गॉड्स चाइल्ड बुलाते थे। बचपन से ही उसने स्पोर्ट्समैनशिप की ब्रूटल ट्रेनिंग ली थी और फ्यूचर गार्जियन ऑफ द कॉन्टिनेंट के रूप में ओल्डेस्ट सन एशल वर्ड के साथ उसका नाम भी लिया जाने लगा। लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट ज्वाइन करने के कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत हो गई। ये याद आते ही सियान अपनी सिस्टर को और टाइटली हग करता है। उसकी आंखों में एक साइलेंट डिटर्मिनेशन उभर आती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एलिस, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सियान का ये अनयूजुअल जेस्चर फील करके एलिस थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर वो हल्का सा कंपोज होते हुए यूल्केन की तरफ मुड़कर कहती है, अब सोचो तो क्या आप ड्यूक के गार्जियन नाइट नहीं है? फिर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, लेकिन ड्यूक तो अभी वॉर के लिए निकल चुके हैं। यूल्केन थोड़ा हेजिटेंट एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, मुझे ड्यूक के ऑर्डर्स मिले हैं कि कुछ वक्त तक यंग मास्टर की प्रोटेक्शन करूं। हालांकि मुझे ये सीक्रेटली करना था, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता था। ये सुन सियान अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ड्यूक के ऑफिस से निकलने के बाद से ही मुझे उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। फिर थोड़ा क्यूरियस होकर सोचता है, अगर मैं उसे नोटिस ना करता तो क्या वो खुद सामने नहीं आता? लेकिन फादर ने यूल्केन को सीक्रेटली मेरी प्रोटेक्शन का ऑर्डर क्यों दिया? उसके ज्यादा सोचने से पहले ही थकान उस पर हावी हो जाती है और धीरे धीरे सियान एलिस की बाहों में ही सो जाता है। ये देख एलिस पहले शॉक हो जाती है, फिर उसके लिप्स पर एक हल्की सी रिलीव्ड स्माइल आ जाती है। वो धीरे से सियान को देखते हुए कहती है, ये अब भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही है। अगली सुबह सियान पुशअप करते हुए मनी मन सोच रहा होता है। अगले दिन एलिस वापस एकेडमी लौट गई। अपेरेंटली वो सिर्फ फादर से मिलने और ग्रेजुएशन से पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। पुशअप्स कंटिन्यू करते हुए वो फ्रस्ट्रेटेड टोन में सोचता है, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, इसलिए पिछले 2 हफ्तों से मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर फाइनली कोलैप्स होते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन 10 पुशअप्स ही मेरी लिमिट है। वो जमीन पर फैला हुआ बुरी तरह हाँफते हुए सोच रहा होता है, पिछले 2 हफ्तों से बस वॉल हिट कर रहा हूँ। उसके दिमाग में अपनी पास्ट लाइफ की मस्क्यूलर बॉडी की इमेज आती है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर काफी कॉन्फिडेंस हुआ करता था। फिर आंसुओं के साथ बोलता है, मुझे वापस जाना है, मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए। तभी पीछे से एमिली आती है और कहती है, यंग मास्टर, मिस एलिस की तरफ से एक पैकेज आया है। ये सुनते ही सियान तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हुए एक्साइटेडली पूछता है, रियली? पैकेज खोलने पर अंदर एक बॉटल होती है जो किसी तरह की लिक्विड से भरी होती है और उसकी स्मेल बिल्कुल हॉरिफाइंग होती है। एमिली तुरंत अपनी नाक बंद करके कहती है, ये क्या है? इसकी स्मेल इतनी डिस्गस्टिंग क्यों है? लेकिन सियान मनी मन कामली सोचता है, ये हेल हाउंड का ब्लड है, वही आइटम जो मैंने एलिस से मांगा था। ये एक रेयर आइटम है जो सिर्फ लेमिया वैली में मिलता है, लेकिन लगता है ब्लैक मार्केट वाली रूमर सच थी। फिर वो बॉटल खोलकर उस लिक्विड को एक पॉट में पोर करता है। उसकी स्मेल और भी हॉरिफाइंग हो जाती है। सियान मनी मन एक्सप्लेन करता है,
डिमोनिक बीस्ट्स का ब्लड पॉइजनस माना जाता है, इसकी डिस्गस्टिंग स्मेल और पीने पर होने वाली बर्निंग सेंसेशन की वजह से। लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान इसे कंज्यूम करता है उसकी माना और फिजिकल स्ट्रेंथ परमानेंटली इंक्रीज हो जाती है। ज्यादातर लोग इसे बस एक फेक रूमर समझते हैं। वो धीरे से पॉट उठाते हुए आगे सोचता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रियल है क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही सियान उस पॉट को पीने वाला होता है, एमिली डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप सच में ये पीने वाले हैं? सियान बस कैजुअली स्माइल करता है, हाँ। फिर मनी मन कहता है, डोंट वरी एमिली, और एक ही गल्प में वो पूरा लिक्विड पीना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में सडनली एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। मैं शायद दुनिया का अकेला इंसान हूँ जो तुम्हारी कुकिंग अडेप्ट कर पाया। मुझे अब भी पहली बार याद है, क्या वो मशरूम सूप था? उसका एक सिप लेते ही मेरा हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था। और कंपैरिजन करते हुए कंक्लूड करता है, उस सूप के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। सियान पूरा लिक्विड फिनिश करके पॉट नीचे रखता है और प्राउडली बोलता है, ये तो काफी अच्छा है। उधर एमिली का चेहरा देखने लायक होता है, उसे लिटरली उल्टी जैसी फील हो रही होती है। तभी सियान अचानक कहता है, एमिली। एमिली जवाब देती है, जी यंग मास्टर। सियान एक स्माइल के साथ बोलता है, मैं थोड़ा वॉक पर जा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स कुछ और चल रहे होते हैं। अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। और फिर वो क्वाइटली माउंटेन एरिया की तरफ निकल पड़ता है। माउंटेन एरिया पर से स्टेट को देखते हुए मनी मन सोचता है, काफी टाइम हो गया यहाँ आए हुए। फिर उसकी आंखों में एंटिसिपेशन उभर आती है। मैं पिछले 2 हफ्तों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, वो मोमेंट जब युल्केन अपने रेगुलर रिपोर्ट देने गया हो। जब भी मुझे अकेला रहना होता था, मैं अक्सर यहाँ आता था। सियान धीरे धीरे माउंटेन्स के अंदर चलते हुए मनी मन सोचता है। और फिर एक दिन एशल को गॉड ऑफ लाइट ल्यूमेंडल की तरफ से डिवाइन रिविलेशन मिली। उस रिविलेशन में कहा गया था कि इन माउंटेन्स के अंदर एक एंशिएंट टेम्पल छुपा हुआ है। सियान एक स्पेसिफिक स्पॉट पर रुकता है। वो जमीन पर हाथ रखकर माना फ्लो फील करता है। उसकी आंखें नैरो हो जाती है। मुझे भी पहले इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन सच में यहाँ माना का फ्लो अनयूजुअली कंसंट्रेटेड है। फिर हल्की सी स्मग के साथ सोचता है, और ऑब्वियसली अभी तक वो डिवाइन रिविलेशन नहीं हुई है। उसके हाथ पर ब्लैक मिस्ट लाइक माना गैदर होने लगती है। तो इस वक्त सिर्फ मुझे ही इस जगह के बारे में पता है। और अगले ही सेकेंड सियान अपनी मिस्ट माना डायरेक्टली उस स्पॉट पर रिलीज करता है। जमीन वायलेंटली क्रैक होने लगती है, पूरा एरिया हिल उठता है और धीरे धीरे एक बड़ा सा क्रेटर क्रिएट हो जाता है। सियान एक्साइटेड स्माइल के साथ सोचता है, एशल, मुझे यकीन है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। वह गड्ढे के अंदर झांकता है। अंदर एक हिडन पैसेज नजर आता है, एक सीक्रेट डंजन का एंट्रेंस। सियान के लिप्स पर कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है, लगता है यही जगह है। फिर बिना हेजिटेशन के वो अंधेरे पैसेज की तरफ बढ़ता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। धीरे धीरे उस एंशिएंट टेम्पल के अंदर बढ़ते हुए वो मनी मन सोचता है, ये जगह पिछली बार से काफी अलग लग रही है। कभी ये गॉड ऑफ लाइट लुमेंडल की सेवा करने वाला एक एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था, लेकिन 300 साल पहले हुई गॉड डीमन वॉर के बाद इस जमीन से जुड़ी सारी हिस्ट्री मिटा दी गई। कौन इमेजिन कर सकता था कि कैसल के पीछे वाले माउंटेन्स में ऐसी जगह हिडन होगी। टेम्पल के सेंटर में एक ऑल्टर होता है और उस ऑल्टर पर एक सोर्ड ब्राइट डिवाइन लाइट से चमक रही होती है। उस सोर्ड को देखते ही सियान की आंखें हल्की सी नैरो हो जाती है। मुझे कुछ दिख रहा है। इस टेम्पल का असली ओनर। उसके दिमाग में पुरानी हिस्ट्री फ्लैश होने लगती है। फाउंडेशन से 999 साल पहले 12 अगस्त के दिन ह्यूमैनिटी ने आखिरकार वेलियास से डीमन किंग की आर्मी को खदेड़ दिया था। डीमन किंग की आर्मी इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन ह्यूमंस को कुछ एंशिएंट रेलिक्स मिले जिन्हें गॉड्स वेपनरी कहा जाता था, और उन्हीं वेपन्स की वजह से वॉर का टाइड चेंज हुआ और ह्यूमैनिटी की जीत हुई। उन रेलिक्स में से एक थी डूरान डी आर्क, गॉड ऑफ लाइट लुमेंडल की ब्लेस्ड होली सोर्ड। लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी की विक्ट्री का सबसे बड़ा रीजन यही सोर्ड थी, और फ्यूचर में इसी सोर्ड को पोजेस करने वाला होगा एशल वर्ट, वही सोर्ड जो मेरी बेकार और ट्रेजिक मौत का रीजन बनेगी। फिर वो थोड़ा रुक कर सोचता है, हो सकता है मेरी रिग्रेशन का कनेक्शन भी इस सोर्ड से ही हो। सियान आगे बढ़कर होली सोर्ड को टच करता है। वो आंखें बंद करके कुछ देर क्वाइटली खड़ा रहता है, जैसे किसी रिएक्शन का वेट कर रहा हो, लेकिन कुछ नहीं होता।
सोड बिल्कुल साइलेंट रहता है। ये देख वो मनी मन कहता है, एज एक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ। उसके फेस पर इरिटेशन आ जाती है और अगले ही सेकेंड वो सीधे होली सोड को लात मार देता है। फिर मुड़कर इरिटेटेड टोन में बोलता है, मेरा मूड ही खराब कर दिया होली सोड, माय एस। चलो असली काम निपटा के निकलते हैं। और वही ऑल्टर पर रखी होली सोड अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रही होती है। टेम्पल के अंदर और आगे बढ़ते हुए सियान मनी मन सोचता है, जैसे ही तुम रोशनी के पार कदम रखते हो आगे एक ऐसी साया नजर आता है जो इस दुनिया का लगता ही नहीं। कुछ और स्टेप्स लेने के बाद वो सडनली रुक जाता है। फ्लोर पर एक सर्कुलर एरिया के बीच होली सोड की शैडो दिख रही होती है। उसे देख वो कहता है, मिल गया। सियान उस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए झुकता है और कामली एनालाइज करते हुए मनी मन कहता है, पहली नजर में लगेगा ये बस सोड की शैडो है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। ये कोई शैडो नहीं है। जहाँ लाइट होती है वहाँ डार्कनेस भी होती है। सियान अपनी मिस्ट माना रिलीज करता है और उस जगह को इंस्पेक्ट करता है। अगले ही सेकेंड उसे उस जगह के नीचे हिडन पैसेज फील होती है और वो मनी मन कहता है, ये एक पाथवे है जो ऑल्टर ऑफ लाइट के पीछे हिडन रूम तक ले जाता है। और बिना हेजिटेशन के वो उस रूम के अंदर चला जाता है। हिडन पैसेज क्रॉस करने के बाद एक और ऑल्टर सामने होता है, लेकिन इस बार वहाँ एक डार्क ऑरा वाली सोड रखी होती है। उस वेपन को देखते ही सियान की आंखें चमक उठती है और वो कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा मेरी सोड, डिमोनिक सोड कैरम। ये वही डैगर होती है जो सियान ने अपनी प्रीवियस लाइफ में यूज की थी और अनलाइक होली सोड कैरम उसे फौरन रिजेक्ट नहीं करती। सियान एक्साइटेडली सोड को ऑल्टर से उठा लेता है। वो एक स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग कैरम। फिर वो सोड को हवा में रैंडमली स्विंग करते हुए वंडर करता है, अभी तक उठी नहीं क्या? और अगले ही सेकेंड वो ऑलमोस्ट लवी डवी टोन में बोल पड़ता है, ये फेमिलियर फीलिंग, ये तो कमाल का है, मेरा तो अभी कुछ काटने का मन कर रहा है। और इतना कहकर वो हंसने लगता है, लेकिन तभी फ्लोर की शैडोज हिलने लगती है। एक डार्क शैडो ऑल्टर के नीचे से निकलती है और क्रीपी लाफ करती है। शैडो धीरे धीरे शेप लेने लगती है। बच्चे, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? तुम्हें पता भी है मुझे जगाने का क्या मतलब होता है? लेकिन सियान बस कैजुअली और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, पता नहीं, शायद इसका मतलब ये है कि अब ये सोड मेरी है। अगले सेकेंड शैडो और बड़ी होने लगती है और उसे इंटिमिडेट करते हुए बोलती है, एक सोई हुई डिमोनिक सोड को जगाना अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है बच्चे। शैडो की 2 ग्लोइंग आईज दिखती है और एक हॉरिफाइंग डिमोनिक लाफ टेम्पल में गूंज उठती है, अब तुम्हारा जिस्म मेरा है। और इतना कहकर शैडो इंस्टेंट स्पीड से सियान की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल सियान उसकी गर्दन पकड़ लेता है। शैडो की हंसी तुरंत बंद हो जाती है। उसका फेस शैडोज के अंदर से इमर्ज होता है। ये कैरम होती है। उसकी आंखें सियान को डिसबिलीफ में देख रही होती है। सियान उसकी गर्दन टाइटली दबोचे हुए कोल्ड टोन में कहता है, तुम पहले इतनी रैश नहीं थी। कैरम दर्द से कराती है। उसकी आवाज पैनिक से भर जाती है, तुम हो क्या? तुम मुझे टच कैसे कर सकते हो? सियान के होठों पर एक कोल्ड स्मक आ जाता है और वो धीरे से कहता है, मैंने कहा था ना ये सोड अब मेरी है। कैरम अचानक अपने शार्प क्लॉज के साथ सियान पर झपट पड़ती है और गुस्से में चीखती है, फक ऑफ। लेकिन सियान कामली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसी मोमेंट का फायदा उठाकर कैरम तुरंत खुद को उसकी ग्रिप से छुड़ा लेती है और पीछे जंप मारकर डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। वो फ्यूरियस नजरों से सियान को घूरते हुए पूछती है, तुम हो कौन? क्या तुम सक्सेसर हो? वो क्लियरली देख पा रही होती है कि सियान की बॉडी डार्क मिस्ट ऑरा से कवर होती है। ये देखते ही कैरम की आंखें फैल जाती है और पूछती है, ये ऑरा, मुझे एरू की प्रेजेंस क्यों फील हो रही है तुमसे? सियान कामली कंफर्म करता है, हाँ मैं एरू का सक्सेसर हूँ। फिर एक कोल्ड स्मक के साथ कहता है, तुम्हारा मास्टर वापस आ गया है, वो करो डिमोनिक सोड कैरम। यह सुनते ही कैरम और ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है, तुम तो बस एक बच्चे हो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और बिना किसी वार्निंग के वो एक के बाद एक अपने रेजर शार्प क्लॉज से सियान पर अटैक करना शुरू कर देती है। सियान अपनी सोच से उन अटैक्स को ब्लॉक करते हुए मनी मन सोच रहा होता है, लगता है सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आखिर डिमोनिक सोड का आखिरी मकसद तो हमेशा अपने यूजर की बॉडी पर कब्जा करना होता है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, चलो थोड़ा जेंटली करता हूँ। सियान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अगले ही सेकेंड वो बोलता है, डिमोनिक सोड कंट्रोल।
इंस्टेंटली एक टेरिफाइंग प्रेशर कैरम पे पड़ती है और वो फ्लोर को क्रश करते हुए जोर से नीचे गिर पड़ती है। सियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं ये सिर्फ एक बार बोलूंगा, जब तक मैं नाइसली बिहेव कर रहा हूँ तब तक मुझे अपना ओनर एक्सेप्ट कर लो। कैरम हेवी प्रेशर को एंड्योर करते हुए और भी गुस्से में चिखती है, तुम ये एबिलिटी कैसे यूज कर पा रहे हो, तुम एरोगेंट लिटिल। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सियान एक बार फिर कहता है, डेमोनिक सोर्ड कंट्रोल। प्रेशर और भी मल्टीप्लाई हो जाता है। कैरम का सर सीधे फ्लोर तोड़ते हुए जमीन में धंस जाता है और फिर सियान बार बार डेमोनिक सोर्ड कंट्रोल एबिलिटी को यूज करता है, तब तक जब तक कैरम सबड्यू होकर उसको अपना ओनर नहीं मान लेती। हर बार एक और हॉरिफाइंग प्रेशर उस पर क्रैश करता है। कैरम की आधी बॉडी लिटरली जमीन में गड़ जाती है। वो अब स्ट्रगल भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही होती। तब सियान कैजुअली पूछता है, अब कैसा लग रहा है? कैरम फाइनली टॉर्चर और प्रेशर को एंड्योर नहीं कर पाती। बेबसी में दांत भींचते हुए कहती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ह्यूमन। लेकिन यह सुनते ही सियान का एक्सप्रेशन और ठंडा हो जाता है। वो एक बार फिर एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, डिमोनिक सोर्ड। तभी कैरम तुरंत पैनिक में चिल्लाती है, मास्टर। सियान फाइनली रुक जाता है और इस तरह डिमोनिक सोर्ड कैरम ऑफिशियली उसके कंट्रोल में आ जाती है। अगर अब तक कंफ्यूजन हो रहा है कि कैरम और सोर्ड का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, तो सिंपल टर्म्स में समझो। होली सोर्ड और डिमोनिक सोर्ड दोनों के अंदर एक एक डिवाइन एंटिटी सील है। होली सोर्ड में ल्यूमेंडल और डिमोनिक सोर्ड में कैरम। जब कोई पर्सन इन सोर्ड द्वारा चुना जाता है और सोर्ड उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है, तब वो इंसान उस डिवाइन वीपन्स की असली पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। खैर, कैरम को सक्सेसफुली सबड्यू करने के बाद सियान वापस सरफेस की तरफ चलने लगता है। वो मनी मन सोचता है, अब जब यहाँ का काम खत्म हो गया है तो क्या मुझे वापस नहीं चलना चाहिए? मैं काफी देर से बाहर हूँ। कुछ देर बाद वो वापस उसी चैम्बर में पहुंच जाता है जहाँ होली सोर्ड रखी होती है। जैसे ही वो सरफेस पर आता है, कैरम की एक्साइटेड आवाज सोर्ड के अंदर से आती है, आह कितने टाइम बाद फ्रेश एयर मिली है। वो सोर्ड के अंदर से एक छोटी सी शैडो पफ बॉल के रूप में बाहर निकलती है। वो हवा में तैरते हुए खुशी से बोलती है, ये कितना रिफ्रेशिंग है। फिर क्यूरियोसिटी से सियान से पूछती है, हे मास्टर, तुम्हारा नाम क्या है? सियान कैजुअली जवाब देता है, सियान बर्ट। कैरम थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहती है, सियान? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। फिर सस्पिशियसली पूछती है, एरू ने सीरियसली तुम जैसे बच्चे को चूज किया? सियान कामली जवाब देता है, हाँ, मेरी पास्ट लाइफ में। ये सुनते ही कैरम शॉक हो जाती है, पास्ट लाइफ? आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? सियान बिल्कुल फ्लैट टोन में बोलता है, मैं एक बार पहले मर चुका हूँ। कैरम अंदर ही अंदर सोचती है, व्हाट द हेल। दोनों धीरे धीरे होली सोर्ड के ऑल्टर के पास पहुंच जाते हैं। कैरम होली सोर्ड को देखते हुए कहती है, ये अभी भी सो रही है? इस पर सियान कामली कहता है, इसे अपने ओनर के लिए अभी 20 साल और वेट करना पड़ेगा। कैरम आईब्रो रेज करती है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें फ्यूचर पता हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सियान अपनी मिस्ड सोर्ड से होली सोर्ड के हैंडल का अपर पोर्शन काट देता है और उस ब्रोकन पीस को कैजुअली हाथ में पकड़ लेता है। ये देख कैरम की लिटरली हालत खराब हो जाती है। वो पैनिक में बोलती है, वेट, तुम उसका क्या करने वाले हो? सियान उस ब्रोकन पीस को देखते हुए डेविलिश स्माइल करता है। उसकी आंखों में डेंजरस एक्साइटमेंट चमक रही होती है। कौन जाने, शायद ये फ्यूचर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दे। समय धीरे धीरे बीत जाता है और आखिरकार ड्यूक द्वारा दिए गए 1 महीने का वक्त भी खत्म हो जाता है। अगली शाम सियान एक कैरिज में बैठा अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होता है। लंबे सफर के बाद कैरिज आखिर एक सुनसान जगह पर जाकर रुकती है। कैरिज से नीचे उतरते हुए सियान मनी मन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिन इतनी जल्दी आ गया। वक्त सच में कितनी तेजी से गुजर जाता है। उसके सामने ड्यूक खड़े होते हैं अपने पर्सनल नाइट्स के साथ। उन्हें देखते ही सियान रेस्पेक्टफुली झुककर ग्रीट करता है, ड्यूक को मेरा प्रणाम। ड्यूक सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब भी बैटल फ्रंट जाना चाहते हो? अगर तुम अभी पीछे हटना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन सियान बिना जरा सा हिचकिचाए फॉर्मली जवाब देता है, यस सर, मेरा दिल तो पहले से ही बैटल फ्रंट में है। ये सुनते ही ड्यूक धीरे से यूल्केन की तरफ मुड़ते हैं और ऑर्डर देते हैं, इसे खोलो। ड्यूक से वो चीज लेकर यूल्केन रेस्पेक्टफुली झुककर जवाब देता है, यस सर। उसके हाथ में एक मैजिक स्क्रोल होती है। ये देख सियान मनी मन सोचता है, मैजिक स्क्रोल? क्या ये लोग किसी को समन करने वाले हैं?
अगले ही पल यूल्केन स्क्रोल एक्टिवेट करता है। थोड़ी दूर जमीन पर एक मैजिकल पोर्टल ओपन हो जाती है और उस पोर्टल के अंदर से एक टेरिफाइंग क्रिएचर बाहर आता है। उसके रेजर शार्प क्लॉज होते हैं, बैक पर सीधी बर्निंग फ्लेम्स जल रही होती है और आंखें ब्लड रेड ग्लो कर रही होती है। उस क्रिएचर को देखते ही सियान इंस्टेंटली पहचान लेता है, हेलहाउंड, लेमिया वैली का एक लो रैंक्ड डिमोनिक बीस्ट। लगता है फादर और नाइट्स ने इस टेस्ट को प्रिपेयर करने में काफी मेहनत की है। ये सोचते हुए सियान धीरे से अपनी रेपियर अनसित करता है और फाइटिंग स्टैंड ले लेता है। उसके पीछे खड़े नाइट्स भी इंस्टिंक्टिवली अपनी स्वॉर्ड्स टाइटली पकड़ लेते हैं। ये नोटिस कर सियान मनी मन स्मार्ट करता है, तो मतलब अगर सिचुएशन डेंजरस हुई तो ये लोग तुरंत इंटरवीन करेंगे। तभी ड्यूक की हेवी आवाज दोबारा गूंजती है, तुम्हें अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, इसलिए इस ट्रायल को पास करके हमें अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ। ड्यूक के पास खड़ा यूल्केन ये सब देखते हुए मनी मन सोचता है, ट्रायल हाँ, और उसके दिमाग में कुछ दिन पहले का सीन फ्लैश होता है। उस दिन सियान डायरेक्टली यूल्केन के पास आया था और कैजुअली उसे डुएल के लिए बोला था। ये सुनते ही यूल्केन लिटरली स्टन्ड रह गया था, क्या आपने अभी मुझे डुएल के लिए चैलेंज किया है? सियान बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, फादर के साथ प्रॉमिस की डेडलाइन में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अब बस हवा में स्वॉर्ड स्विंग करता तो नहीं रह सकता ना। फिर एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है, मुझे एक असली फाइट का एहसास भी लेना है, मेरी हेल्प करोगे ना? यूल्केन ऑकवर्डली बोलता है, लेकिन डुएल के लिए तो आपकी एज का कोई ओपोनेंट बेटर होगा, जैसे यंग मास्टर क्रैंस। लेकिन सियान बीच में ही बोल पड़ता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे देखते ही हर बार भाग जाता है। तो ये सुनते ही यूल्केन अंदर ही अंदर एक गहरी साई लेता है, उसे ये पूरी सिचुएशन ऑलरेडी हेडेक लग रही होती है। फिर फाइनली वो मान जाता है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। फिर वो अपनी सीथ में कैद स्वॉर्ड सियान के सामने लाकर कहता है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की सीथ से ही आपसे लड़ूंगा और मैं सिर्फ डिफेंस पर फोकस करूंगा, इसलिए आप जितना चाहे अटैक कर सकते हैं। इस पर सियान एक स्माइल के साथ कहता है, थैंक्स यूल्केन, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। तब सियान अचानक कोल्ड गेज के साथ कहता है, अब यहाँ से जो भी हो उसके बारे में फादर को मत बताना, ये एक ऑर्डर है। ये सुन यूल्केन जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड डुएल स्टार्ट हो जाती है। सियान लाइटनिंग स्पीड से यूल्केन की तरफ डैश करता है और इंस्टेंटली एक हेवी स्ट्राइक लॉन्च करता है। यूल्केन अपनी स्वॉर्ड सीथ से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट फील करते ही उसकी आंखें फैल जाती है। यह अटैक इतना हेवी कैसे था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच में एक 10 साल के बच्चे की स्वॉर्ड थी? लेकिन उसे ज्यादा शॉक होने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि सियान ऑलरेडी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होता है नेक्स्ट अटैक लॉन्च करने के लिए। ये देख वो सोचता है, ये कितना फास्ट है। अगले ही सेकेंड सियान इतनी स्पीड से मूव करता है कि एक मोमेंट के लिए लिटरली गायब सा लगता है। यूल्केन कंफ्यूज हो जाता है। तभी सियान हवा में नजर आता है एक शार्प जंप के साथ और वहीं से अपना नेक्स्ट स्ट्राइक लॉन्च करता है। ये नोटिस करते ही यूल्केन हैरानी से सोचता है, पर कब? और तुरंत उस स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए मूव करता है। सियान एक हेवी ब्लो करता है, पर यूल्केन उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर एक के बाद एक स्ट्राइक एक्सचेंज होने लगती है। सियान अग्रेसिवली प्रेशर बिल्ड करते जा रहा होता है। उसकी मूवमेंट्स स्मूथ, फास्ट और सरप्राइजिंगली रिफाइंड होती है। वो पूरी तरह यूल्केन को ओवरवेल्म करने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर तक इंटेंस एक्सचेंज चलती रहती है और फाइनली डुएल खत्म हो जाती है। फिर एक ऑनेस्ट स्माइल के साथ सियान एडमिट करता है, फ्यू, जैसे मैंने सोचा था, मैं अभी भी आपसे जीत नहीं सकता। वो अपनी रेपियर को सीथ में डालते हुए यूल्केन की तरफ देखता है और कहता है, गुड जॉब यूल्केन, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। यूल्केन, जो अब तक सियान के रिलेंटलेस अटैक्स ब्लॉक करते करते काफी थक चुका होता है, हाँफते हुए जवाब देता है, आपने भी बहुत अच्छा किया यंग मास्टर। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी शॉक में होता है। ये मानना मुश्किल है कि वो वीक यंग मास्टर सियान इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। प्रेजेंट में यूल्केन सियान को हेल हाउंड के सामने देखते हुए मनी मन सोचता है, अगर उस वक्त मेरा अंदाजा सही था तो अब तक यंग मास्टर हर उस ट्रायल को पार कर सकते हैं जो उनके सामने आए। इस वक्त सियान डायरेक्टली हेलहाउंड के सामने खड़ा होता है। हेलहाउंड अपने दांत निकालकर टेरिफाइंग ग्रॉल करता है। उसकी रेड ग्लोइंग आई सीधे सियान पर लॉक होती है और अगले ही सेकंड वो सियान की तरफ झपट पड़ता है। उसे अपनी तरफ आते देख सियान पूरी तरह तैयार मनी मन कहता है, लो ये आ रहा है।
हेलाउंड अपना ह्यूज जॉ खोलकर और शार्प क्लॉज के साथ सियान पर अटैक करता है, लेकिन सियान एक स्विफ्ट मूवमेंट करता है। हेलाउंड तुरंत स्ट्राइक डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन सियान की रेपियर उसकी एक आंख स्लैश कर देती है। हेलाउंड खुद को पीछे खींचने में सक्सेसफुल हो जाता है। सियान तुरंत मुड़कर उस बीस्ट को ऑब्जर्व करता है। मेरी करेंट स्ट्रेंथ के साथ मॉन्स्टर से डायरेक्ट प्रोलॉन्ग्ड फाइट करना अभी भी रिस्की है। मुझे ये बैटल जितनी जल्दी हो सके फिनिश करनी होगी। नेक्स्ट अटैक में इसे खत्म कर दूंगा। सियान एक सॉलिड फाइटिंग स्टैंड से ले लेता है और फिर वो तेजी से मूव कर हेलाउंड की गर्दन पर एक क्लीन प्रिसाइज स्ट्राइक करता है और अपनी रेपियर उसके हेड के बीचों बीच गाड़ देता है, जिससे हेलाउंड की मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर आसपास खड़े सारे नाइट्स शॉक में जम जाते हैं। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा होता और वहीं ड्यूक के होठों पर एक सेटिस्फाइड स्माइल उभर आती है। सियान डेड हेलाउंड की बॉडी से बहते ब्लड को देखता है और मन ही मन सोचता है कितना वेस्ट हो रहा है। इतने ब्लड से तो कुछ बॉटल्स इजीली फिल हो जाती और अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ करूं तो सब मुझे पागल समझेंगे। वो कामली अपनी रेपियर हेलाउंड के स्कल से बाहर खींच लेता है। तभी पीछे से ड्यूक क्लैप करते हैं और मुस्कुराते हुए प्रेज करते हैं। इम्प्रेसिव सियान बैटल फ्रंट पर मिलते हैं और इतना कहकर वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर चल देते हैं। सियान रेस्पेक्टफुली झुककर कहता है थैंक यू फादर। जैसे ही ड्यूक और नाइट्स वहां से जाते हैं, कैरम शैडो से इमर्ज होती है और अपने यूजुअल पापी गुड़िया वाली फॉर्म में आकर इरिटेटेड टोन में कंप्लेन करती है, मास्टर क्या मैं तुम्हें किचन नाइफ लगती हूँ? सियान बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली तुम एक डिमोनिक सोर्ड हो। फिर कैजुअली पूछता है अचानक ये सवाल क्यों? कैरम ऑलमोस्ट फट पड़ती है, तो फिर मुझे यूज करो ना। डैम इट, मुझे स्ट्रॉन्गर होने के लिए ब्लड चाहिए। और उस हेलाउंड की डेड बॉडी को देखते हुए ऑलमोस्ट रोते हुए बोलती है प्लीज बस एक घूंट पीने दो मुझे। सियान उसकी डेस्पिरेशन देखकर हल्की सी स्माइल करता है। फिर कामली कहता है टेंशन मत लो, और एक चिलिंग स्माइल के साथ वो कहता है क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें दिल खोलकर यूज करने वाला हूँ, सो उस वक्त का इंतजार करो। ये सुन कैरम फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाती है फिर तुम्हें मुझे उसी वक्त जगाना चाहिए था ना। तो कैसे लगे ये चैप्टर्स? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।